अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जनरल इलेक्शन 1945 टू 1946। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जनरल इलेक्शन ऑफ 1945 टू 1946 और कैबिनेट मिशन प्लान 1946। हम आपको तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप तारीख यानी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। आप तमाम लेक्चर्स बिल्कुल मुफ्त चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जनरल इलेक्शन 1945 टू 1946। जैसे आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हो चुकी थी, कि कांग्रेस खुद को तमाम हिंदुस्तान की नुमाइंदा जमात कहती थी और इसलिए उन्होंने मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद को कॉन्फ्रेंस में भेजा ताकि साबित कर सकें कि वो मुसलमानों की भी जमात है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का ये दावा झुटला रही थी और साथ साथ मुस्लिम लीग को बहुत सारे उलमाए कराम की तारीफ मिल रही थी। यानी मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस बयानिए को रद्द कर दिया था। दूसरी तरफ जो उलमाए हिंद थे वो मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे थे, जिससे मुस्लिम लीग को बहुत मकबूलियत मिली थी। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वाले लेक्चर में भी हम आपको पढ़ाया था कि तब भी कांग्रेस ने हिंदुइज्म की वजह से मुस्लिम कौम के दिलों में अपनी नफरत पैदा की थी। आप वो लेक्चर जाकर देख सकते हैं। दूसरी तरफ दूसरी जंग अजीम खत्म हो चुकी थी और नई हुकूमत ने वासराय ऑफ इंडिया को पैगाम भेजा कि वो अब इंडिया में इलेक्शन करवाएं। इस वक्त वासराय लॉर्ड वेवल थे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात अब सर्दियों में होंगे, अब आने वाली सर्दियों में होंगे और सबसे पहले सूबों के इलेक्शन होंगे, बाद में वफाक के इलेक्शन होंगे। मुस्लिम लीग दो बातों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला कर चुकी थी। अव्वल के पाकिस्तान चाहते हैं, दोइम के वो ही सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के मुस्लिम लोगों की नुमाइंदा जमात हैं। मुस्लिम लीग की तैयारियां भी खूब चल रही थीं। अब वक्त आ चुका था कि 1937 के इलेक्शन का बदला लिया जा सके और पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम कौम की मदद से दमादम मस्त कलंदर कर दिया जाए। सूबे क्या बल्कि गली गली कूचे कूचे मुस्लिम लीग अवामी तहरीक चला रही थी और माजी की गलतियों से सबक सीख चुकी थी। जैसे कि आपको पता है कि मुस्लिम लीग अवामी जमात नहीं थी, वो इलीट्स की जमात थी जिसको कायदे आजम ने अवामी जमात बनाया था। जिना और मुस्लिम लीग के लिए इलेक्शन की तैयारियां करना एक मुश्किल काम था, एक सर दर्द था और मुश्किल काम, क्योंकि अवामी तहरीक चलाना आसान नहीं होता। मुस्लिम लीग शुरू से अवामी जमात नहीं थी, इसको कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की कोशिशों ने अवामी जमात बनाया था। तो जुलाई से दिसंबर 1945 तक कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने दिन रात मेहनत की, शहर शहर और गली गली जाकर लोगों से खिताब किए और मुस्लिम लीग को अवामी सियासी जमात बनाया। इस दौरान उन्होंने 26 यानी कि 26 जलसों में खिताब किया, जिनमें बम्बई, सिंध, बलूचिस्तान और दीगर सूबे इसके अलावा हैं, और 32 मरतबा यानी कि 32 मरतबा अखबारात को बयान दिए और इंटरव्यू दिए। आपने बहुत सारे वफ्द यानी डेलीगेट्स के साथ बातचीत की और उन्हें सियासी तौर पर मुतमईन किया। जिन्ना ने बहुत ही कम वक्त में अवाम के अंदर जोश जज्बा भर दिया और दीगर मुस्लिम सरदार यानी लीडर्स भी इस मुहिम में आपके साथ साथ थे। तलबा और औरतें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। सब लोग जुनून की हद तक हिस्सा ले रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक नई शोहरत और मकाम हासिल कर चुकी थी। आपने दिसंबर 1943 में एक मुतहरिक मुस्लिम लीग कमेटी बनाई, जिसके बाद आपने बहुत काम किया। उसकी फंडिंग, पार्टी टिकट्स, इंतजामी मामला, जल्द से जुलूस, सियासी कारकुनों की तैयारियां जैसे मुश्किल काम सर अंजाम दिए गए और अलीगढ़ की तहरीक भी अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ खड़ी थी और अपने असरात दिखा रही थी और ये उसी का ही नेट रिजल्ट थी। तो मोहतरम सामीन, बात है दिसंबर 1945 की कि दिसंबर 1945 में वफाकी इलेक्शन होते हैं, यानी सेंटर में इलेक्शन होते हैं। नताइज पहले की निस्बत बहुत बदल चुके थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अलहदा नुमाइंदगी की तमाम 30 नशिस्तें 30 सीट्स जीत चुकी थी। उसके बाद 1946 में सूबों के इलेक्शन हुए
यानी कि सेंटर के इलेक्शन के बाद अब प्रोविंसेस के इलेक्शन हुए और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 95% तमाम मुस्लिम नशिस्तें जीत ली थी। कांग्रेस बाकी जगहों पर कामयाब रही, यानी कि बाकी 5% सीट्स कांग्रेस ने हासिल की, मगर मुस्लिम लीग खुद को मुसलमानों की जमात के तौर पर मनवा चुकी थी और 11 जनवरी 1946 को मुस्लिम लीग ने जश्न मनाया और साबित कर दिया कि सिर्फ वो ही मुस्लिम कौम की उमंगों की तर्जमानी करते हैं। दोस्तों, इन इलेक्शन ने पाकिस्तान की राह हमवार कर दी और 1940 से यानी कि 1940 टू 1946 का तमाम वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही बुनियादी मकसद पर था कि पाकिस्तान बनाया जाए। करारदाद लाहौर 1940, जिसको करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं, तब से लेकर 1945 से 1946 के इलेक्शन तक के तमाम जद्दोजहद एक अलहदा मुल्क के लिए थी। ये साबित हो चुका था कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही मुस्लिम कौम की नुमाइंदा जमात है और उनका दावा जो वो पाकिस्तान के लिए करते थे बिल्कुल दुरुस्त है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान एक ही सबसे बड़ा मसला फसाद था, वो पाकिस्तान का मुतालबा था जो कि अखंड भारत यानी एक मुत्तहिद हिंदुस्तान के नजरिए के खिलाफ था। अब पाकिस्तान को बनने से रोकना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। मोहतरम सामीन, दो कौमी नजरिया खुद को साबित कर चुका था। उलमाए कराम ने भी मुस्लिम लीग की हमायत की और मस्जिद से भी मुस्लिम लीग को बहुत सहारा मिला। मदारिस और मजलिस के उलमाए कराम के सहारे मुस्लिम लीग की शोहरत में इजाफा उन्होंने कर दिया था और पाकिस्तान का मुतालबा जो था कि पाकिस्तान मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस नारे ने भी मुस्लिम कौम के अंदर एक नई बिजली पैदा कर दी थी। आगे हमारे पास है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो आप देख रहे हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि सेक्रेटरी स्टेट्स फॉर इंडियन अफेयर्स थे और उनके साथ सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन आपको पढ़ाया जा चुका है, और उसके अलावा A.V. अलेक्जेंडर थे। तो फरवरी 1946 के अंदर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ऐलान करते हैं कि वो कैबिनेट मिशन के साथ हिंदुस्तान जाकर वायसराय के साथ मिलकर काम करेंगे और हिंदुस्तान को एक खुद मुख्तार गवर्नमेंट देंगे और मुस्तकबिल की कानून साजी यानी कि लेजिस्लेटिव वर्क पर भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो 23 मार्च 1946 को कराची पहुंचेंगे और वो एक दिन की ताखीर से यानी कि 24 मार्च 1946 को कराची पहुंच गए और 29 जून तक ये मिशन हिंदुस्तान में रहा। तकरीबन ये 3 माह का वक्त बनता है। तो आप यहाँ पर अब स्लाइड पर देख सकते हैं कि ये वो 3 मेंबर थे जो कि कैबिनेट मिशन के तौर पर, कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता है कि तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के जैसे आज हमारे MNA होते हैं, वो इलेक्ट होते हैं, वो वफाकी जो हमारी फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली है, फेडरल वफाकी असेंबली है, उसके मेंबर होते हैं, तो उन्हें वफाकी वजीर कहा जाता है। इसी तरह ये ब्रिटिश कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे, इसलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मिशन 3 माह हिंदुस्तान में रहा और जिना और उनके दरमियान मामला बहुत संजीदा रहे। कायदे आजम बहुत ज़्यादा बीमार थे और अपनी बीमारी को छुपाए रखे हुए थे, मगर वो दिन रात की मेहनत की वजह से बीमार रहना शुरू हो गए थे। जैसे कि आपको बताया पहले कि इलेक्शन की तैयारियां उन्होंने किस तरह की और किस तरह वो दिन रात काम कर रहे थे और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। दिन रात की मेहनत से इलेक्शन तो जीत लिए मगर सेहत काफ़ी खराब कर ली, मगर कायदे आज़म कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने भी आखिरी वक्त तक बातचीत में पूरी शिरकत की। और दूसरी अहम बात यह है कि ये भी सच है कि कांग्रेस उस वक्त भी बहुत मजबूत जमात थी और इंतजामी और सियासी लिहाज से बहुत ताकतवर थी और माली तौर पर भी बहुत ज़्यादा मजबूत थी और अवामी तहरीक का भी बहुत तजर्बा था उसे, और इसके अलावा मुस्लिम प्रोविंसेस के अलावा बाकी हिंदुस्तान के ऊपर उनकी हुकूमत थी और उससे। मगर दूसरी तरफ कायदे आज़म की दिन रात, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कायदे आज़म की दिन रात की मेहनत थी और वो चट्टान बनकर सियासी तौर पर कांग्रेस का मुकाबला कर रहे थे। तीसरी अहम बात यह है कि कांग्रेस के पास बहुत अच्छे मुकर्रर यानी तकरीर करने वाले थे और बयानिया यानी स्टेटमेंट पेश करने वाले मौजूद थे और दूसरी तरफ कायदे आज़म सारा बोझ संभाले खड़े थे। सर क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस कांग्रेस के साथ दोस्ती रखते थे और बहुत ही अच्छे से ये राज छुपाए हुए थे।
खैर वो ज़हीन भी थे और अक्लमंद भी, मगर कायद आज़म भी एक उम्दा और आला वकील थे और मामलात को किस तरह से चलाना है जानते थे। क्रिप्स और पैथिक कांग्रेस से खुफिया मुलाकातें भी करते थे। वो गांधी से भी मिले थे। कायद आज़म अपनी मुस्लिम लीग के लिए अकेले खड़े थे और वो अकलियत थे। दूसरी तरफ कांग्रेस जैसी बड़ी सियासी जमात थी और ऊपर से उसकी हर एक से दोस्ती भी थी, यानी कि आला अफसरों से दोस्ती थी, जबकि कायद आज़म अपनी असूलों और मामला फहमी की बदौलत उनके सामने खड़े थे। तमाम लोग हिंदुस्तान की तकसीम के खिलाफ थे और सिर्फ वो ही एक अकेले थे जो कि मुस्लिम कौम के लिए अलहदा पाकिस्तान की बात कर रहे थे। कायद आज़म अपनी अक्लमंदी की वजह से मुस्लिम लीग के एक आला नुमाइंदे के तौर पर खुद को साबित करते रहे। 4 से 6 अप्रैल यानी कि 4 to 6 अप्रैल के दरमियान वो दिल्ली में मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी के साथ काम करते रहे और एक करारदाद मंजूर कर ली कि सिर्फ पार्टी सदर ही अकेले कैबिनेट मिशन के साथ मामलात करेगा और वासराय के साथ भी उसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मान लिया। तकरीबन 500 अफराद वहाँ पर मौजूद थे जो कि सूबों और वफाक से मुख्तलिफ नशिस्तों पर मुस्लिम लीग के टिकट पर इलेक्शन जीत चुके थे। ये हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी बड़ी मुस्लिम लीडर्स की गैदरिंग हुई थी और पहली मरतबा मुस्लिम आइन साज असम्बली बनी थी। दूसरी तरफ मोहतरम सामीन, एक करारदाद मंजूर की गई जिसको दिल्ली करारदाद कहते हैं और ये सब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सेशन में हो रहा था। इस करारदाद में इस करारदाद के जो पॉइंट्स हैं वो मुंदरजा ज़ेल है। नंबर 1, ये कहा गया कि वो इलाके जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत है जैसे सिंध, बलोचिस्तान, सूबा सरहद जिसे आज खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, को एक अलहदा खुद मुख्तार मुकम्मल आज़ाद रियासत बना दिया जाए और सबसे बढ़कर किसी इंतज़ार के बगैर ये किया जाए, यानी फ़ौरन किया जाए। और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा जो डिमांड थी वो कश्मीर भी था और इसके अलावा पंजाब में मुस्लिम अक्सरियत भी मौजूद थी। नंबर 2, 2 अलहदा आइन साज जिस्म होने चाहिए, यानी कि 2 अलहदा आइन बनाने वाले इदारे होने चाहिए। 2 अलहदा लेजिस्लेटिव असम्बलीज होनी चाहिए जिनमें से एक मुस्लिम हो और दूसरी हिंदू कौम की हो सकती है। पाकिस्तान का क़याम फौरी तौर पर किया जाए, ये नंबर 3 पॉइंट था, ताकि हिंदुस्तान में अमन हो सके और सेंटर अपनी गवर्नमेंट बना सके। नंबर 4, अगर कोई भी कानून मुस्लिम कौम पर उनकी मर्जी के बगैर नाफिज किया गया तो वो उससे ना सिर्फ इनकार करेगी बल्कि ज़बरदस्त एहतजाज भी करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये ज़बरदस्त इजलास हिंदुस्तान के मरकज़ यानी कैपिटल शहर दिल्ली में हो रहा था। यहाँ पर कैबिनेट मिशन मौजूद था तो उनको एक वाज़िया पैगाम मिल चुका था कि तमाम 10 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान चाहते हैं और इसके अलावा कोई दूसरा फैसला मंजूर नहीं करेंगे। मिशन जान चुका था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के सामने सीना चौड़ा किए खड़े हैं, तो उन्होंने उन दोनों के दरमियान एक और कॉन्फ्रेंस रखवाई जिसको दूसरी शिमला कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जो कि 5 से 12 मई में हुई थी। दोनों सियासी जमातों की बातचीत के नतीजे में 16 मई 1946 को यानी कि 16 मई 1956 को मिशन ने स्टेटमेंट जारी कर दी। दूसरी शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हो चुकी थी। 16 मई 1946 यानी कि 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी स्टेटमेंट यानी बयानिया जारी किया था। ये हर एक उस हिंदुस्तानी के लिए आखिरी उम्मीद थी जो कि मुत्तहिद हिंदुस्तान चाहते थे। मिशन ने पाकिस्तान के बनने के अमल को बहुत सारी वजूहात की बिना पर रद्द कर दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान कम्युनिटी के मसाइल को हल नहीं करेगी बल्कि पाकिस्तान का वजूद उसको और बढ़ा देगा, तो उन्होंने पाकिस्तान को रद्द कर दिया और ये हर उस हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने के लिए आखिरी उम्मीद थी जो कि हिंदुस्तान को मुत्तहिद देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि सेंटर होगा, सेंटर के पास फॉरेन अफेयर्स यानी वजारत खारजा, दिफा यानी डिफेंस और इतलात यानी कि कम्युनिकेशन की वजारतें होंगी जो कि सेंटर के पास रहेंगी। इसके अलावा ये तय पाया कि सूबों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और हर सूबा 10 साल के बाद अपनी आईनी तब्दीली कर सकेगा और अगर वो चाहे तो वो सेंटर से बाद में अपने आप को अलहदा करने की भी पेशकश कर सकता है। कायद आज़म ने वासराय से तफसील देने का कहा कि वो किस तरह से मामलात देखेंगे। अगर कैबिनेट मिशन का प्लान हतमी है, फाइनल है, तो उस पर वासराय ने यकीन दिलाया कि वो मामलात पर तफसील यानी डिटेल्स के साथ बात करेंगे।
दूसरी तरफ कांग्रेस ने मिशन को रद्द कर दिया। वो एक मुत्तहिद हिंदुस्तान चाहते थे, ना कि एक ग्रुप्स में बटा हुआ हिंदुस्तान, और वो एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहते थे, यानी कि मुकम्मल आज़ादी। तो इस पर कायदे आज़म ने मिशन को मान लिया। कायदे आज़म का सियासी हरबा ये था, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये थी कि कांग्रेस जो भी करेगी हम उससे उलट काम करेंगे, ताकि ये साबित हो जाए कि हम और कांग्रेस इकट्ठे एक ही पेज पर कभी भी नहीं हो सकते। ये साबित हो चुका था कि 3 माह मिशन का भारत में रहना भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के फसादात को कम न कर सका था, और ये उनकी मुकम्मल नाकामी थी। ये साबित हो चुका था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक अहम मसला है जिसको हल करना होगा, और कांग्रेस मुत्तहिद हिंदुस्तान चाहती थी, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी जो कि पाकिस्तान की डिवीजन हर लिहाज से चाहते थे। तो ये वाज़ेह हो चुका था कि जो पाकिस्तान है वो बनकर रहेगा, मुस्लिम लीग चाहती थी, और दूसरी तरफ कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान को किस तरह डिले किया जा सके। और यहाँ पर आपके सामने कुछ मेमोरीज पेश की गई हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कैबिनेट मिशन प्लान के साथ, और यहाँ पर कुछ मेमोरीज पेश की गई हैं गांधी जी की कैबिनेट मिशन प्लान के साथ, कि वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो चैनल पर आने के लिए, वीडियोस देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर चैनल अच्छा लगा है तो रिमाउ स्टूडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, रिमाउ CSS अकेडमी को, और आप रिमाउ स्टूडियो को भी जाकर यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। चैनल पर आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।